हेलो फ्रेंड्स, मैं सालनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सालनी बियॉन्ड स्टडी में। तो आज हम बात करेंगे 2.2 पे। मैंने इसके पहले 2.1 आपको करा दिया था। तो आज के लेक्चर में हम 2.2 पर बात कर रहे होंगे और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सब कुछ जो है वो इसमें हम कवर कर रहे होंगे। हम पढ़ेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट के विषय में कि विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है। तो इसमें आपको दो टाइप्स पढ़ने हैं, एक होता है ब्लाइंडनेस, दूसरा होता है लो विजन। ब्लाइंडनेस का मतलब जो पूर्ण दृष्टिबाधित जिसे हम कहते हैं वो ब्लाइंडनेस होता है। लो विजन का मतलब है जिसको मतलब दृष्टिबाधिता तो हो लेकिन बहुत ज्यादा ना हो, थोड़े कम लेवल पर हो, तो उन्हें हम लो विजन कहते हैं। आगे इनकी डिफिनेशन हम पढ़ रहे होंगे। अभी आप अपने दिमाग में इतना स्टोर करके रखिएगा कि विजुअल इम्पेयरमेंट की दो कैटेगरी डिवाइड की गई है, एक ब्लाइंडनेस, एक लो विजन। ब्लाइंडनेस का मतलब जो पूरी तरह से नहीं देख सकते, मतलब बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता। लो विजन का मतलब है जिनको देखने में समस्या तो है बट थोड़ा बहुत दिखाई देता है। अब हम एक एक करके इनकी परिभाषाओं को देखेंगे। तो दृष्टिबाधिता क्या होती है वो सबसे पहले हम समझ लें। सबसे पहले हमारे लिए तो यही जानना जरूरी है कि विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होते हैं, तभी हम उनकी कैटेगरियों को जान पाएंगे। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति नहीं देखता है या जिनको देखने में समस्या है, ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, दृष्टिबाधित कहते हैं। लेकिन अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो दृष्टिबाधित हम ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जिनके पास बेहतर सुधार के साथ भी, मतलब आपने बहुत कोशिश की है, कोई दोष हो गया है मान लीजिए आंख में, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है। बेहतर सुधार के साथ भी, ऐसा नहीं है कि किसी के आंख में थोड़ा सा भी कोई देखने में समस्या आ रही है तो वो दृष्टिबाधित हो जाएगा, नहीं। अगर वो इलाज के थ्रू ठीक हो सकता है तो वो दृष्टिबाधिता नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि बेहतर सुधार के बाद भी, बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी व्यक्ति को दिखाई ना दे रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, दृष्टिबाधित कहते हैं। या ऐसे व्यक्ति जिनको बहुत प्रयास के बाद भी जो है वो थोड़ा बहुत दिखाई देता हो, जो ब्रेल लिपि या बहुत बड़े अक्षरों में लिखे गए टर्म को ही पढ़ पाते हो, लिख पाते हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हम दृष्टिबाधित कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करते हैं तो दृष्टिबाधित का मतलब होता है ऐसे व्यक्तियों से हमारा तात्पर्य होता है जो बहुत सुधार करने के बाद भी उनकी आंख खराब हो चुकी है, वो नहीं देख पा रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही नहीं देख पा रहे हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो ब्रेल लिपि या जो अन्य जो हम कह सकते हैं सहायक सामग्रियां हैं, उनके इस्तेमाल के बाद थोड़ा बहुत वो देख पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हम दृष्टिबाधित कहते हैं। अगर हम बात करते हैं जो है वो आरपीडब्ल्यूडी के अनुसार, आप जानते हैं दृष्टिबाधिता को आरपीडब्ल्यूडी में भी शामिल किया गया है और पीडब्ल्यूडी में तो था ही ये। ठीक है, तो आरपीडब्ल्यूडी दृष्टिबाधिता की क्या परिभाषा देता है, कैसे वो डिफाइन करता है दृष्टिबाधिता को, कि आप दृष्टिबाधित किसे कहेंगे, उसके विषय में जानेंगे। कल मैं शाम को आपको वीडियो नहीं दे पाई, मैंने नोट्स प्रोवाइड करवा दिया था ताकि आप लोग रीड डाउन कर लें उन चीजों को, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें, और मैं आपको भी सुबह में जो है वो वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ। उसके पीछे का रीजन ये है कि हम 2 दिन से कहीं बाहर थे, जिसकी वजह से वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आरपीडब्ल्यूडी के अनुसार तो पूर्ण दृष्टिबाधित क्या होता है, तो पूर्ण दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टिबाधित दोनों की परिभाषाएं आरपीडब्ल्यूडी डिफाइन करता है। सबसे पहला ये 3 कंडीशन अगर किसी व्यक्ति के साथ है तो उसे हम पूर्ण दृष्टिबाधित घोषित करते हैं। पहली चीज, दृष्टि का पूर्ण अभाव हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको बिल्कुल ही ना दिखाई देता हो, वो पूर्ण दृष्टिबाधित में आता है। जिसकी दृष्टि तीक्ष्णता जो है वो 3/16 से कम या 20/200 स्नेल से कम होती है। ठीक है, ये आप टर्म नोट कर लेंगे इसमें। जिनकी मतलब जो दृष्टि तीक्ष्णता है, मतलब दृष्टि को मापने के लिए हम एक चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम स्नेल चार्ट कहते हैं। मैं आपको वो चार्ट भी जो है एक बार दिखाने का प्रयास करूंगी। देखिए, इस तरह का एक चार्ट होता है जिसपे आप देखेंगे कि ऐसे छोटे छोटे कुछ जो है वो अक्षर लिखे रहते हैं, मतलब बहुत, देखिए आप छोटे अक्षर लिखे हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बहुत बड़े जो है वो अक्षर भी यहाँ पर जो है वो लिखे हुए हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो ये एक चार्ट होता है जहां पर छोटे से बड़े ऐसे अक्षर लिखे रहते हैं, बहुत छोटे अक्षर लिखे रहेंगे, फिर उससे बड़े अक्षर लिखे रहेंगे, फिर उससे भी बड़े अक्षर लिखे रहेंगे। इस तरह से बहुत सारे अक्षर जो है वो लिखे रहते हैं और व्यक्ति को एक डिस्टेंस पर खड़ा करके उसको देखने के लिए जो है वो बोला जाता है, या फिर चार्ट को ही आगे पीछे किया जाता है
ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो व्यक्ति कितनी डिस्टेंस पर जो है वो चीज़ों को देख पा रहा है बेहतर तरीके से। ठीक है? तो ये चार्ट होता है, इसी चार्ट को लेकर के वो जो आपकी आरपीडब्ल्यूडी है वो परिभाषा देता है कि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होंगे जो पूर्ण दृष्टिबाधित होंगे, उनमें दृष्टि का पूर्ण अभाव होगा। जो उनकी दृष्टि तीक्ष्णता होगी 20/200 या इसको हम जो है वो 6/60 भी कह देते हैं। तो इससे जो होता है वो कम होता है कि मतलब अगर कोई सामान्य व्यक्ति जो है वो मान लीजिए कि 200 फीट या 60 फीट की दूरी पर जो है वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहा है, देख पा रहा है, लेकिन वही व्यक्ति अगर वो दृष्टिबाधित रहेगा तो अगर हम किसी बड़े लेटर को जैसे मान लीजिए ये एक बड़ा लेटर है, जिसको मान लीजिए कि अगर नॉर्मल पर्सन मैं इसे जो है वो अगर ये बहुत दूर भी कर दिया जा रहा है 60 फीट भी कर दिया जा रहा है तो भी मैं इसे देख पा रही हूँ। लेकिन अगर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति होगा तो यही एक इतना बड़ा लेटर भी उसको बहुत पास ले जाकर भी अगर आप उसे देखने के लिए कहेंगे तो वो नहीं देख पाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे कि वो पूर्ण दृष्टिबाधित हैं और उनके दृष्टि क्षेत्र की जो सीमा होती है वो 10 डिग्री से मतलब 10 डिग्री से कम के कोण पर जो है वो बनती है। तो उसको हम क्या कहेंगे पूर्ण दृष्टि बाधित कहेंगे। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि पूर्ण दृष्टि बाधित किसे कहते हैं। पहली बात तो बिल्कुल ना दिखाई देता हो स्नेलल चार्ट पर जो उनकी दृष्टि तीक्ष्णता है या फिर हम कह सकते हैं देखने का जो प्रसार है वो जो होता है वो 6/60 या 20/200 या 3/60 से जो होता है वो कमरा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं पूर्ण दृष्टि बाधित कहते हैं। उसके बाद अल्प दृष्टिबाधित की परिभाषा क्या देता है कि बेहतर सुधार के बाद भी मतलब आपने बहुत एफर्ट लगाया चीजों को ठीक करने का बट वो बेहतर सुधार करने के बाद भी जो तीक्ष्णता है 6/80 से अधिक हो या 20/60 जो स्नेनल है उससे जो होता है वो कम हो तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कह देते हैं पूर्ण मतलब अल्प दृष्टिबाधित कहते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 200 फीट पे देख रहा है तो कोई ऐसा व्यक्ति जो दृष्टिबाधित होगा वो 10 फीट पे भी अगर उसको लेके आप चले आएंगे मतलब बहुत ज्यादा नजदीक भी कर देंगे तो उसको उतना साफ जो है वो क्लियर दिखेगा नहीं जितना एक नॉर्मल पर्सन देख पाता है। और जो है वो 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक जो कोण है वो दृष्टि क्षेत्र जो प्रसार है वो बन रहा हो और ब्रेल लिपि या बड़े अक्षरों की सहायता से अगर वो पढ़ पा रहा है चीजों को तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं अल्प दृष्टिबाधित कहते हैं या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जो ब्रेल लिपि या बड़े अक्षरों की सहायता से मतलब जब आप बहुत बड़ा बड़ा लिख दें तो उसको वो बहुत नजदीक ला करके बहुत आसान तरीके से देख पा रहे हैं उसे हम अल्प दृष्टिबाधित कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति अल्प दृष्टि बाधित होते हैं तो वो क्या करते हैं कोई भी चीज रहता है उसको आंख के बहुत करीब ला करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है तो ऐसे ही व्यक्तियों को अल्प दृष्टि बाधित हम कहते हैं और जो पूर्ण दृष्टि बाधित होते हैं अगर आप उनको बहुत पास से भी लाकर दिखाने का प्रयास करेंगे बहुत बड़ा लिख कर भी दिखाने का प्रयास करेंगे तो भी वो कुछ भी नहीं देख पाते हैं। अगर हम बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और प्लीज हैंडराइटिंग पर मत जाइएगा मतलब जैसा भी है वो आपके लिए जो भी लिखा गया है वो बहुत यूजफुल है आपके लिए। ठीक है तो उस पर आप ज्यादा फोकस करिए। एक बच्चे ने पर्सनली कमेंट जो है वो मैसेज मुझे डाला था कि मैम हैंडराइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आती है तो मैं बोल तो रही हूँ ना आपको। ठीक है आप चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास करिए इतना भी खराब नहीं लिखा गया है कि आप चीजों को पढ़ ना पाए। ठीक है तो थोड़ा सा आप भी मैनेज कर लीजिए और बाकी मैं टाइपिंग कोशिश करूंगी कि मैं आपको टाइपिंग करके जो है वो चीजों को करवा दूं बट अभी जैसा है आप उसी में एडजस्ट थोड़ा आप भी करिएगा और हम भी करेंगे। तो दृष्टि निशक्तता अगर हम बात करते हैं तो इसको हम एक चार्ट के थ्रू मापते हैं जैसे हम स्नेनल चार्ट कहते हैं या आजकल तो बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर यंत्र आ गए हैं जिनकी वजह से मापा जाता है। ठीक है तो ये बहुत पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं। दृष्टि बाधित वाले बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे तो आंखों का लाल हो जाना आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति नहीं देख पाते या मतलब जिनमें समस्या होती है तो सबसे पहले समस्याएं ऐसे ही उत्पन्न होती हैं कि उनकी आंखों से जो है वो बहुत ज्यादा कीचड़ निकलना या आंखों का लाल हो जाना बार बार पानी का गिरना। ठीक है पलकों में स्थिरता न रहना मतलब आंख की जो पलकें हैं वो स्थिर ना होना वो झपकती रहती हैं या फिर अगर हम बात करते हैं तो बहुत छोटे जो मुद्रित अक्षर हैं जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल पर्सन है ऐसा लिखा गया है क ख तो उसको आसानी तरीके से वो पढ़ लेता है लेकिन अगर वहीं पर एक दृष्टि बाधित व्यक्ति रहेगा तो फिर उसको वो नहीं पढ़ पाएगा।
ऐसे व्यक्तियों में सिर दर्द का होना, ये सब आम चीजें होती हैं जो है वातावरण में उनको जो चलने में समस्या है। आप जानते हैं ओरिएंटेशन और मोबिलिटी दोनों में समस्याएं होती हैं ऐसे बच्चों के साथ कि वो चीजों को जो है वो सही प्रकार से जो है चल नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम चीजों को सामने देख रहे होते हैं कि हमारे सामने क्या है कैसा है, तो उस पर हम आसानी से चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति नहीं देखता है तो उसको चलने में समस्याएं होती हैं और किसी वस्तु या स्थान की उसकी स्थिति के विषय में उसको जानकारी नहीं होती है कि जैसे मान लीजिए एक सड़क है कि पक्की है कच्ची है, तो वो सब चीजें वो नहीं समझ पाते हैं। जब बार बार उनको प्रैक्टिस कराई जाती है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की, ठीक है, जब आप अगर वीआई से कर रहे होंगे तो आपको सिखाया जाएगा ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, तो वहां पर जो है वो चीजें फिर वो प्रैक्टिस के थ्रू जो है वो चीजें समझ पाते हैं। जनरली इन सब चीजों में उनको समस्याएं होती हैं। अगर हम कारण की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के जो है मतलब दृष्टि दोष होते हैं जिनकी वजह से ऐसे व्यक्तियों में देखने की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे ग्लूकोमा है, जैसे आप काला मोतियाबिंद कहते हैं, मतलब जो पुतली होती है उस पे एक लेयर सी जम जाती है, ठीक है, तो वो आपकी होती है। मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मोतियाबिंद जो होता है वहां पर समस्या क्या होती है कि वो एक धुंधली सी मतलब एक पतली सी परत होती है जिसपे व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है, लेकिन काला मोतियाबिंद में व्यक्ति को पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। ये मोतियाबिंद का ही एक हम कह सकते हैं कि जो बिगड़ा हुआ स्वरूप आपका काला मोतियाबिंद होता है। रतौंधी होता है, व्यक्ति को रात में देखने में जो समस्याएं होती हैं वो सब रतौंधी में आती हैं, लेकिन ये समस्याएं धीरे धीरे जब बढ़ती जाती हैं तो एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति जो है वो पूर्ण दृष्टि बाधित हो जाता है। ट्रैकोमा है, वर्णांधता है, वर्णों में अंतर नहीं कर पाना, आंखों में किसी प्रकार का चोट लग जाए, दृष्टि दोष हो जाए। दृष्टि दोष भी कई प्रकार के, जैसे मान लीजिए दूर दृष्टि दोष है, ठीक है, तो मतलब दूर दृष्टि दोष है, आगे जो चीजें हैं अब जो है निकट दृष्टि दोष है, तो ये सब जो दोष होते हैं दृष्टि में, इनसे भी दृष्टि मतलब जो है वो देखने में समस्याएं हो जाती हैं। जैसे दूर दृष्टि दोष है तो व्यक्ति को दूर का तो स्पष्ट दिखाई देगा, नजदीक का अच्छा नहीं दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट का सही दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। तो ये सब क्या है, ये सब नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोष हैं और यही दोष धीरे धीरे क्या करते हैं कि आपके दृष्टि मतलब जो बाधिता है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जर्मन खसरा हो गया, कोई कैंसर हो गई, कोई वंशानुगत कोई विकृति हो गई, तो ये सब कुछ मेजर रीजन होते हैं जिनकी वजह से ये चीजें जो है वो हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं तो कैसे इन बच्चों को हम सिखा सकते हैं। अगर आप वीआई से डीएड कर रहे हैं तो फिर आप नेत्र के विषय में पढ़ लीजिएगा। मतलब जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आप वीआई से डीएड कर रहे हैं तो नेत्र की पूरी संरचना के विषय में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ मैं जितने भी आपको नेत्र से संबंधित दोष बता रहे हैं, इन सभी दोष को डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप एचआई से आईडीडी से डीएड कर रहे हो तो जितनी बातें आपको बताई जा रही उतना आपके लिए सफिशियंट है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों को सिखाने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो दृष्टि दोष से ग्रसित है, तो उसको भी पढ़ाया जाएगा। आप जानते हैं पढ़ाया जाता है, तभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं कि ताकि आप एक भविष्य में एक ऐसे बच्चों के टीचर बन सके जो नहीं देख पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। तो उनको पढ़ाने का भी कुछ तरीका होता है, जैसे जो नहीं देख पाते हैं, तो श्रवण इंद्रियां, जैसे उनके सिर्फ एक सेंस काम नहीं कर पा रहा है, वो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके बाकी के सेंस तो काम करते हैं ना, तो उन बाकी सेंस का इस्तेमाल करके आपको पढ़ाना पड़ेगा। जैसे वो सुन सकते हैं तो उनकी श्रवण इंद्रियों का प्रयोग करके उनको चीजों को जो है वो आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जो हम कह सकते हैं श्वसन इंद्रिय द्वारा है, जैसे किसी चीज को अगर हम बात करते हैं, आप इसको श्वसन न लिख करके अगर हम बात करें, जो हमारे नाक होते हैं, जो घ्रास इंद्री होती है जिससे हम सूंघ सकते हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से, उन इंद्रियों की सहायता से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने पर फोकस किया जाता है। ठीक है, तो जो मतलब अगर हम बात करते हैं जैसे सूंघ करके किसी चीज को जो है आप उनको सिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हैं। स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से किसी चीज को, क्योंकि उनकी ना मतलब जो विजुअल इंपेयरमेंट पर्सन होते हैं उनकी स्पर्श इंद्रियां बहुत अच्छी होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो देख नहीं पाते, लेकिन अगर आप उनको पैसा दे देंगे तो वो बहुत अच्छे से बता देंगे कितने रुपए का नोट है। कोई पार्टिकुलर कोई वस्तु दे देते हैं तो उसको बता देंगे वो। तो इनकी स्पर्श इंद्रियां बहुत अच्छी होती हैं। तो हमें ऐसी स्थिति में अगर हम इनकी स्पर्श इंद्रियों का प्रयोग करें तो स्पर्श इंद्रियों के प्रयोग के माध्यम से हम इनको बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। आप जानते हैं ब्रेल लिपि पूरी तरह से स्पर्श पर ही निर्भर करती है। वो टच करके ही चीजों को समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए ये 6 डॉट होता है, तो वो क्या करते हैं कि उन स्पर्श के माध्यम से ही वो चीजों को समझ पाते हैं ना। तो जब आप उनको स्पर्श, क्योंकि उनकी स्पर्श की जो उनकी सेंसरी एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है, तो ब्रेल लिपि भी एक बहुत अच्छा माध्यम बन जाती है।
ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का इनको हम प्रोसीजर दे सकते हैं, मतलब चलना फिरना कैसे है वो बता सकते हैं, किसी भी स्थिति की कैसे पहचान करना है, किसी भी चीज को कैसे जानना है कि ये पक्की सड़क है, कच्ची सड़क है, ठीक है, वो हम इनको सिखा सकते हैं। केन इनको हम सिखा सकते हैं, कैसे केन का इस्तेमाल करना है, जो छड़ी आती है ऐसे बच्चों के लिए, उसका कैसे आपको इस्तेमाल करना है, उसकी टिप किस प्रकार से बजेगी कि आपको कैसा समझ में आएगा कि हाँ ये कैसी सड़क है, तो वो सब चीजें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और ये सब चीजें सिखा करके हम बच्चों को एक बेहतर जो प्रशिक्षण है वो दे सकते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई भी हम करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, बहुत लोग बहुत आगे तक जाते हैं और जो है डिस्क्वालिफाइड होते हुए भी। जरूरी होता है एक प्रॉपर इन्वायरमेंट पे। आप लोगों ने सामाजिक मॉडल पढ़ा ना कि बच्चे को समाज जो है वो ज्यादा विकलांग करता है, बजाय उसकी विकलांगता की वजह से वो ज्यादा विकलांग है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें कि बच्चे को कोई दिक्कत ही ना हो, ओरिएंटेशन मोबिलिटी को उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, सीखने से कोई समस्या ना हो, तो उसकी दिव्यांगता जो है उसके लिए उतना बड़ा अभिशाप नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से हम बच्चों को जो है वो पढ़ा लिखा सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल पसंद आए मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।